Hello everyone. I'm good, thank you. Hope you all are doing well. Yes, we are. Basically, I'm here to share with you guys that I'm here to share with you guys my journey in Clusters. That I joined the Clusters in 2016 as an intern, and now I am a senior software engineer here. So I want to share that journey with you guys. That what kind of problems I face in that particular time while I am working in Clusters, and how I overcome that problem. So according to me, basically designation doesn't matter. The thing that matter in your professional or personal career is that how it's your hard work and how you think about the other about the thing and how to resolve the problems. So जब मैंने क्लस्टर ज्वाइन किया एज इंटर्न तो 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 बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं फेस करता था. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकता था. ठीक है, उसे मैंने रिजॉल्व किया. इसके अलावा अब जब कोई इसके अलावा जो मेरा सोचने का अंदाज़ था उस टाइम और जो मेरा अब सोचने का अंदाज़ है वो दोनों डिफरेंट हैं, और उसे मैंने कैसे ओवरकम किया वो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ. तो जब कोई भी बंदा एज इंटर्न ज्वाइन करता है तो उसको प्रॉब्लम डिफरेंट तरह की होती हैं कि लाइक आपको टास्क साइन होते हैं, ठीक है, और आपको जब कोई टास्क मिलता है तो आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने टाइमली उसे डिलीवर करना है. आपके ऊपर तरह तरह का प्रेशर होता है. उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो कुछ मैंने चीज़ें की वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लोग उसे ग्रैब करोगे? कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, लाइक कोई डेवलपर को हम दें अपॉर्चुनिटी कि हम आपको रिलोकेट कर रहे हैं या हम आपको नई चीज़ सिखा रहे हैं, तो आप ग्रैब करोगे? वैसे हर कोई कहता हर कोई है, करता कोई कोई है. ठीक है, तो अपने प्रोफेशनल करियर में मैंने ये सीखा है. ठीक, तो मैंने प्रोफेशनल करियर में मैंने ये सीखा है कि इंसान को जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना तो उसे ना वो ग्रैब कर लेनी चाहिए. ठीक है, लाइक मुझे पहले जब मेरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था तो मैं क्या करता था कि कहीं भी है ना जो मेरे दिल में बात है ना वो मैं शेयर कर देता था किसी के साथ भी. आप किसी महफिल में बैठे हैं, किसी 3-4 बंदों में बैठे हैं तो आप शेयर करें. इसके अलावा नॉलेज जो होता है ना आपके कॉन्फिडेंस को ना बूस्ट करता है. जब तक आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप जिस मर्जी बंदे के सामने चले जाएं तो वो आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं अच्छे तरीके से कर सकते. तो उसके अलावा नॉलेज भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसके अलावा जो मेन चीज़ है जिसने मेरे करियर में बड़ी इन्फ्लुएंस लाए, हालांकि सारी अपॉर्चुनिटी क्लस्टर्स की तरफ से ही प्रोड्यूस हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो चीज़ है ना जो आपके करियर को बड़ा बूस्ट करती है वो आपकी है, आप ऑनर किसी चीज़ की ऑनरशिप लेते हैं या नहीं लेते. ठीक है, जैसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको रीलोकेट किया जाएगा दूसरे प्रोजेक्ट में. एक एक्सपीरियंस टीम है, उसके साथ मेरे साथ 3-4 मेरे ही कोलीग्स हैं, उनको भी मिली लेकिन उन्होंने ग्रैब नहीं की, मैंने ग्रैब कर ली. तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि अच्छा एक चीज़ और होती है कि जब आप किसी एक जगह पे काम करते हो ना तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते थे. जब मैं उधर गया रीलोकेट होके, एक दूसरा एनवायरनमेंट था, एक्सपीरियंस लोग थे, उनके साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया तो एक वक्त है कि उनके साथ भी मैं कंफर्ट जोन में चला गया. लेकिन जिस प्रोजेक्ट में मैं अब भी काम कर रहा हूँ QC में, तो जब मेरे पास वो प्रोजेक्ट इधर आया तो इधर जितने भी मेरे साथ कोलीग्स थे या दोस्त थे उनके पास एक्सपीरियंस तो था लेकिन उस प्रोजेक्ट की डोमेन नहीं थी जो मेरे पास थी. तो इस तरीके से वो सारा एक किस्म का मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी.
तो मैंने वो ऑनरशिप ली और उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इस तरीके से ना जो ऑनरशिप लेनी होती है आपने, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो कहते हैं ना कि अगर आप अगले इंसान का दर्द महसूस करेंगे तो तब आप उस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं जिस तरीके से आम रूटीन पे हम आते हैं, हमें टास्क मिलते हैं, हम उसे कंप्लीट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें ना कि ये मेरा टास्क है, मैं ये कोड ये मेरा लिखा हुआ है या कोई भी चीज़ है मैंने की है, 10 साल बाद भी कोई कहना ये इसमें इशू है तो उसे आप ऑन करेंगे, हाँ ये मेरा इशू। तो वो कहते हैं ना कि जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशा। तो चीज़ यही है कि जब तक आप अगर आप अपने आप को दूसरे की जगह पे खड़ा रख के नहीं सोचेंगे तो तब तक आप उस चीज़ को उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। एक पॉइंट है वो शजील भाई भी कहते होते थे और शजील भाई बेसिकली मेरे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर थे और हमारे टेक लीड भी थे। वो काफ़ी अच्छा हमारे साथ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 12 ईयर। जब से क्लस्टॉक्स बना तब से क्लस्टॉक्स के साथ थे। तो वो भी कहते थे कि समटाइम यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अदर पीपल्स शू। सो बेसिकली सॉरी उनका अंदाज होने पे जचता है, मुझ पे नहीं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी क्लस्टॉक्स की जर्नी में रहते हुए, जो बेसिकली मेरा आपसे जर्नी, हर कोई आता है अपनी जर्नी शेयर करता है, लेकिन उसके एंड पे ना उसका कोई होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ मिले जिससे आप अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो कर सकें। जिस तरह मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो की है, लाइक इट्स अ पार्ट, इनिशियल पार्ट जो मैंने अभी तक 6 साल में कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस होता। अंग्रेज जो होते हैं बाहर यूएस के जो लोग हैं वो 15-20 साल का भी समझते हैं कि अभी हम सीनियर नहीं हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन जो होती है ना वो मेरे ख्याल में नहीं मैटर करती, मैटर करता है आपकी मोटिवेशन कि आपने क्या कुछ सीखा है, नॉलेज, आपकी जो स्किल्स कितनी इम्प्रूव हुई हैं, ये चीज़ें हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, लाइक जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। लाइक आप कमिटमेंट है एक चीज़, आपने किसी चीज़ को कमिट किया है ना कि भाई मैंने ये टास्क पकड़ा है और मैंने इसे कल तक करना है, ठीक है। चाहे आप उस पहले जब आपने कमिट कर दिया उससे पहले आपने सोचना है कि मैं तब तक इसको मैं दे सकता हूँ बंदे को करके, या कोई भी टास्क मुझे मिले तब आप कमिट करें। जब आपने कमिट कर ली कोई चीज़ तो तब आप कोई भी आंधी आए तूफान आए आपने वो चीज़ आपने देनी है। इसके अलावा इसमें आ जाती है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट मैंने सीखी कि बड़े बड़े टास्क आपको मिलते हैं, असाइन होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए आप छोटे चंक्स में डिवाइड करते हो। ये भी बड़ा फ़ायदा होता है इससे कि कोई भी आपको टास्क मिले ना आप उसे छोटे चंक्स में डिवाइड करें और उसके बाद सब टास्क उसके बनाएं और देन आप फिर उसकी एस्टिमेशन करें। इसके अलावा है ट्रांसपेरेंसी कि एक बंदा आया मेरे पास काम लेके, ठीक है, उसका सोचने का हम जब किसी की प्रोडक्ट बनाने जाते हैं ना तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे पास आता है, हमें आ कहता है ये चीज़ बना दो, ठीक है। हमें पता है कि ये चीज़ ना अगर हम 10 दिन लगा के बना दें हमारे में पैसे तो आ जाएंगे, हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये इस तरीके से बनेगी नहीं सही। तो उसी टाइम में उसे ट्रांसपेरेंट हो गया, उसे बताऊँ कि भाई इसमें ये मसले हैं, ठीक है, इस चीज़ तरीके से इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है। इसी तरीके से ना आपको ना अपने गोल्स बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, वो उससे बड़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा ना एक और चीज़ है कि ना कम्युनिकेशन स्किल्स में ना, कम्युनिकेशन स्किल्स ये नहीं होती कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपने इंग्लिश में बात करनी है आगे के क्लाइंट से। बात ये है कि आपने अपनी बात को कन्वे करना है। वो ये चीज़ है कि आप किस अंदाज से अगले बंदे को कन्वे करते हैं। इसमें आज तक कि टाइमली कम्युनिकेट करना है कोई भी, ताकि अगले बंदे की एक्सपेक्टेशंस उसके अकॉर्डिंग सेट हो। कि आप कोई भी चीज़ है, लाइक मैंने अब फॉर एग्जांपल अब मैं QC में रहते हुए अपने 5 साल एक्सपीरियंस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर आपने कोई लीव लेनी है ना,
अगर आपने क्लाइंट को बता देते हो ना 2 महीने पहले कि मैंने प्लान किया है, वो उस पर बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मेरे प्रोफेशनल करियर में हेल्प की मुझे। इसके अलावा कंपनी ने मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी, ठीक है, और हर चीज़ की ओनरशिप लेना सीखें, उससे बड़ी हेल्प मिलती है। यही था वैसे। थैंक यू। खान साहब की एक बात याद आ रही है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो मेरा टॉपिक ये है कि माई सेल्फ परिजात इन द सेंस के सब लोग मुझे कहते हैं मैं क्लस्टॉक्स की ATM मशीन हूँ जिसके पास कभी बहुत ज़्यादा पैसा है और वो कभी भी आके लगवा सकता है। सो माय नेम इज़ फाहद और टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने काम किया है, मैं भी काफ़ी टाइम से इसमें काम किया हमने। और इसमें काम करने से ये है कि आपको नहीं पता चलता कि आप जब समटाइम आपको प्रेशराइज हो जाते हो तो आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि चीज़ें क्या होती है, हाउ डू आई रिटेन माई कंपोजर, माई डेडलाइन। और डेडलाइन बेसिकली आर अ ग्रेट दे फायर सब। तो डेडलाइन बेसिकली अच्छी होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम कितने कैपेबल हैं किसी चीज़ को करने के लिए और हम उसे कितना ड्यूरेबल बना सकते हैं। तो लेकिन अगर हम इसको मैनेज नहीं कर पाते किसी तरीके से सम टाइम किसी में, तो फिर ये होता है कि हमारी चीज़ें ना जो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते। उसके लिए कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ शो करूँगा और उसको देखते हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है मेरे का, ब्रेक योर टास्क। आपके पास कोई भी अगर टास्क आता है तो आप उसे कोशिश करें सिंपल इनटू स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करें किसी भी तरीके से। वो टास्क बड़ा भी हो सकता है, वो टास्क छोटा भी हो सकता है, डजंट मैटर कितना बड़ा टास्क है कितना छोटा टास्क है, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करें और उसको फिर फर्दर उसमें मज़ीद एडिशन करते जाएँ, वो करते जाएँ। मैं ये मिसाल देना चाहूँगा आपको। दैट वाज द टाइम ऑफ माई स्कूल के टीचर्स ने हमें होमवर्क दिया था रेगुलर बेस के ऊपर, जैसे नॉर्मल हमें मिलता है। तो उस दिन एक एडिशन होमवर्क भी हमें मिल गया। उसमें ये था कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे और वो पूरी बुक में से हमें फिल आउट करके उसको देखना था। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग कर लेंगे। और जब मैं घर आया उसको मैंने करने की कोशिश की तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने एक चीज़ गलत कर दी है कि वो ये चीज़ ठीक है, मैंने उसको स्टेप्स में कन्वर्ट नहीं किया। एक तो नई चीज़ थी, ऊपर से मैंने उसे कन्वर्ट नहीं किया था, तो वो मेरे लिए हार्डर से हार्डर होती चली गई। और एट द डे एंड वो इतना मुश्किल हो चुका था मेरे लिए कि जो रेगुलर बेसिस वाला होमवर्क था वो भी मुझसे अब कंप्लीट नहीं हो सका। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे पहले तो जो आपका टास्क है ना उसको आप स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करें और फिर उसको आगे लेते चले जाएँ। इससे ये होगा कि आप स्मॉल स्टेप जैसे कंप्लीट करते जाएंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो चुका होगा कि आप बड़े से बड़ा टास्क भी ईजिली कर पाएंगे। और सेकेंड थिंग इज स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। वक्त तो जो है ना अपने वक्त की कदर करें। सबसे पहले जो आपका शेड्यूल है उसके मुताबिक अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे। अगर टाइम की कदर नहीं करेंगे तो टाइम जो है वो आपको जलील और रुसवा करके रख देगा। तो टाइम की सबसे पहले वैल्यू करें। द थर्ड वन इज ईशा फोकस प्लीज। ट्राई द आइजनहोवर मॉडल। आइजनहोवर मॉडल ये कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए ना आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। या तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों होगा। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इस सेंस में कि आपने वो करना ही करना है, वो आपके लिए डूएबल है। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक बुक या फाइल की पेमेंट गेटवे इश्यूज हो सकते हैं अगर आ गया और कैसे नहीं आपकी जान रही तो ध्यान से जाएगा। तो पेमेंट गेटवे इश्यूज हो सकते हैं, इंटरनेट का इशू हो सकता है। ड्यूरिंग मीटिंग उस्मान अच्छे तरीके से वाकिफ होगा कि क्या एक्सपीरियंस होता है इस बात में। तो ऐसे काम जो आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए लाजमी हो वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का कंसीडर करिए। सेकंड क्वाड्रेंट कहता है कि वो टास्क जो आप शेड्यूल कर सकते हैं आपके लिए अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर वो कोई एक्सरसाइज हो सकती है, कोई आपने कहीं जाना है तो वहाँ के लिए आपकी टिकट बुक वगैरह करवा सकते हैं जिनको आप थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह करके इजीली मैनेज आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के टास्क जो हैं वो अर्जेंट नहीं होते बट इंपॉर्टेंट लाजमी होती हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी बट अर्जेंट होंगी। वो किसी की नेट खराब होने के मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है।
मैंने उसे फर्स्ट में रखा है, नेक्स्ट काम हो जाएगा, उस्मान को एक्सपीरियंस हो चुका है। लास्ट वाला है, अच्छा ये लोग समझते हैं, मेरे लिए नहीं है। तो ये है कि ओके, ये अच्छा वो बता दिया आपने। तो था नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, वो आपकी वाइफ की कौन भी हो सकती है, साथ भी काम और अगर साथ की वाइफ ये कहते कि वापसी पे दही लेके आना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, इम्पोर्टेंट। और द लास्ट वन इज नीथर नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट मीन्स दैट वो आप कर भी सकते हैं, आप अप टू यू क्या वो करें ना करें, लाइक वॉचिंग मूवीज हो सकती हैं, ब्राउजिंग हो सकती है, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम है कोई। तो फोर्थ पॉइंट इज ईशा नेक्स्ट, मेक इट अ फन चैलेंज। आपके पास कोई भी टास्क आता है तो एज अ एक्सेप्ट करें एज अ प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ना कहें कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, मैंने कभी किया नहीं, मुझसे होगा नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं, उस फेलियर से आपने जो सीखा है उसको एज अ फन चैलेंज के तौर पर सकते हैं, और इससे आप चीज़ें काफ़ी ग्रो करेंगे, काफ़ी चीज़ें सीख सकेंगे। और लास्ट में है गेट अ गुड नाइट स्लीप, ऑब्वियसली कहाँ गई ईशा, ओके ठीक है आ गए। गेट अ गुड नाइट स्लीप इसलिए कि आपने सारा दिन बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा काम किया है, तो एट द एंड आपको एक अच्छी नींद की लाजमी ज़रूरत है। डजेंट मैटर कि आप 15 घंटे सोते हैं या 6 घंटे सोते हैं, अगर आपकी नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है तो वही उसे प्रॉपर ब्रेक दें, प्रॉपर टेक रेस्ट करें। इस तरह ना करें कि आप 3 घंटे दिन में सो रहे हैं, 3 घंटे रात में सो रहे हैं, इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना, प्रॉपर टेक रेस्ट करें। और सुबह जो होता है, आप मोस्टली केसेस में लोग करते हैं कि अलार्म लगा के सोते हैं ताकि सुबह उठ सकें इजीली, तो अलार्म में कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा टेक ऑफ करें, उसको निकालें यहाँ से, क्योंकि जब अलार्म के थ्रू आप उठते हैं तो आपके माइंड पर ना ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, जिससे आपको ये होता है कि आपका चिड़चिड़ापन सा आ जाता है माइंड में, क्योंकि आप अभी उठे भी नहीं हैं और आपस ऊपर से एक ऐसा शोर आ गया जोर का कि जिसमें सारी चीज़ें ख़राब करना शुरू कर देती हैं, तो चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, डेली टास्क जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें अपने आप को इस तरह प्रोग्राम करें कि आप रात को अगर अपने आप को क्या कि स्वयं सुबह 5 बजे उठना है तो मीन्स उठना है, आप उठेंगे, तो इस तरह आप ट्राई करते हो, इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट में समरी है, मैंने सोचा कि एंड पे सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर देते हैं ताकि आपको इजीली पता लग जाए कि मैंने क्या क्या बोला है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेक योर टास्क डाउन, मतलब अपने किसी भी टास्क को स्मॉल इनटू पीसेस में कन्वर्ट करें। दूसरा है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। थर्ड इज ट्राई आइजनहोवर मॉडल, जो मैंने आपको बताया इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उसके बाद है मेक इट अ फन चैलेंज, किसी भी चीज़ को जो है ना वो आपने एज अ ये नहीं लेना कि ये मेरे ऊपर बोझ आ गया, उसे फ़न चैलेंजिंग के तौर पर लें, उसे एक्सेप्ट करें, उसे सीखें, बेशक फेल होकर सीखें, किसी भी तरीके से सीखें बट उसे सीखें। और एट द एंड गेट अ गुड नाइट स्लीप और अच्छी नींद लें लाजमी तौर पर। और एंड पे बस मैं ये कहूँगा, एक कोड के थ्रू ख़त्म करना चाहूँगा, डायमंड इज़ अ मेबी अ लैम्प ऑफ कोल दैट डिड वेल अंडर प्रेशर, मीन्स डैट के एक जो डायमंड होता है ना वो भी एक कोयला ही होता है, उसने कोयले के कान में अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और जब वो निकलता है तो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ एक अलग ही होती है। तो अगर आप प्रेशर में काम नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं किसी दिन अगर इंटरनेट नहीं आएगा तो आप ये समझिए मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ। अच्छा तो मुझे कल संज्ञान बता रहा था, मैं बाहर गया था तो इंटरनेट ही चला जाता, तो आप समझ सकते हैं हमारी कितनी मोहब्बत है आपसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ फौजिया, जैसे कि आप सब जानते हैं, सीनियर हीरो हो गई। बनना तो मैं डेवलपर चाहती हूँ, लेकिन इसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, मैं डेवलपमेंट से गिर के जो है वो फेयर में अटक गई और ऐसी फंसी कि फिर निकल नहीं सकती। तो क्योंकि ये टॉक है तो आई डोंट वांट टू मेक इट बोरिंग, दो इट्स अ बिट ऑफ टेक्निकल टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। बट मेरी शॉर्ट से स्टोरी है कि मैं एक इंटरव्यू के लिए गई और मैं बहुत PHP पढ़ के गई थी और बूटस्ट्रैप और सब कुछ मुझे लगता था कि मुझे आता है, मुझे फ्रंट एंड डेवलपर हायर करेंगे, लेकिन मुझे गलती से उसने जो है जावा पूछना शुरू कर दिया। तो मैंने PHP इतनी पढ़ी थी, मुझे जावा भूल गई थी और मैं इंटरव्यू में फेल हो गई।
और इसके नतीजे में फिर मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली वो क्यों मिली तो मैंने ग्रैब कर ली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एक चीज़ जो कि हमेशा से वॉज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, क्यूरियोसिटी। मैं हमेशा से क्यूरियस स्टूडेंट लाइफ में भी थी और उसके बाद भी जब लाइक अभी प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद भी एक मेरी आदत है कि मैं क्यूरियस रहती हूँ चीज़ों के बारे में। एंड ये चीज़ हमेशा मुझे ड्राइव करती है कि मैं कुछ ना कुछ नया पढ़ती रहूँ या कुछ ना कुछ लर्न करती रहूँ। आइदर इट इज़ गिविंग मी सम फाइनेंशियल काइंड ऑफ बेनिफिट और नॉट, बट इट्स हैबिट। सो आई थिंक ये सबकी होनी चाहिए। तो कोविड के स्टार्ट में मैंने AI थोड़ी बहुत तो हम सब ने पढ़ी होती है, इसको प्रॉपरली पढ़ना शुरू किया। दो कि मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने इसमें सीखी हैं जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे, कुछ मिथ्स हैं, तो होपफुली आप बोर ना हो, किसी को नहीं पसंद करती सुननी। अच्छा, ईशा इसको अच्छा, हमारी डिस्कशन इसमें कोई फैंसी इसमें चीज़ें नहीं है या कोई बहुत कोई बोरिंग किस्म की चीज़ें आपको नहीं सुनाना चाहती। सिर्फ इसमें यह है कि एक लेमैन भी जब AI की बात सुनता है, या हम में से कोई भी, इवन वी आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है, चैटबॉट्स, रोबोट्स, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो पता नहीं कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग वैसे फील्ड में तो इतने ज़्यादा हम इन टच नहीं रहते। तो जो फ्रेश बच्चे हैं डेफिनेटली इतने ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पढ़ी होंगी, तो एक सवाल ज़हन में आता है कि पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो गई और हमें नहीं पता इसके बारे में। तो ये क्या चीज़, एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर पैदा होती है। तो हम इसमें पहले एक चीज़ ये देखेंगे कि क्या AI में जो हम जदीद जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट देखें, क्या ये नई चीज़ है या पहले भी कहीं थी। तो जो नॉलेज मैंने इससे गेन किया है वो इस तरह से है कि हमारे पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और थियरीज जो कि यूज़ हो रही है, ये 60-70 ईयर्स पहले बैक भी थी इंट्रोड्यूस थी, लेकिन ये उस टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। हमें इसमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी उस वक्त, तो ये उस वक्त इतनी ज़्यादा जो है गेन नहीं कर सकती पॉपुलैरिटी। और बहुत ज़्यादा जो है हाइप उस टाइम पे भी क्रिएट था जब लोग जानते गए और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, उसके लिए कोड लिखा गया, हाइप उस वक्त भी था। लेकिन कुछ जो है ओवर कमिटमेंट्स हो गई, कुछ बहुत बहुत दावे कर दिए AI से रिलेटेड लोगों ने जो कि पूरे नहीं हो सके, तो ये एक ऐसे डेड फेज में चली गई जिसको हम AI विंटर का नाम देते हैं। कुछ सालों तक इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और लोग इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिर 80s और 90s के दरमियान में एक ऐसा टाइम आया जब ऑटोनोमस व्हीकल्स पे, आप सब जानते होंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे या ऐसी गेम्स जो कि इंसानों को कम्पीट कर सकें, इन पे काम होना शुरू हुआ और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, तो फिर से ये स्पॉटलाइट में आ गई हमारे पास। तो हम इसी में कुछ, पहला तो क्वेश्चन यही है मेरा कि 60-70 साल अगर पहली फील्ड है, तो आपके ख्याल में क्या वजह होगी कि ये क्यों स्पॉटलाइट में नहीं आई। एक तो रीज़न मैंने बता दी, एनीवन जो लोग फ्रेशली पढ़ के आए। चलें, इस सवाल का जवाब हम बाद में देखेंगे कि ऐसी क्या वजह थी। प्लीज़ नेक्स्ट कीजिएगा ईशा। अच्छा, पहले हम इस तक हम कहते तो हैं कि जी AI सब जगहों पे यूज़ हो रहा है, मुझे कोई एग्जांपल देगा ऑडियंस में से कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, आप कहाँ यूज़ हो रही है हमारी डेली लाइफ में इसी के अलावा। लाइक एवरी वन ऑफ यू हैज़ अ स्मार्ट डिवाइस, कम ऑन, सर्च इंजन हैं और बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है। सीरी आपकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है AI की, फेसबुक की एप्लीकेशन से। इनको हम देखेंगे कि हम कहते तो हैं लेकिन हम एप्लीकेशन हैं कौन सी, असल में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर घुसी है लेकिन उसको हम उस तरह से देख नहीं पाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन असल में है क्या और काम किस तरह से करती है, हम इसका एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फातिमा, अगर टाइम एंड हो जाए तो बता दीजिए। हाँ, नेक्स्ट कीजिए प्लीज़। अच्छा, इस पे एक चीज़ ये है कि AI के साथ साथ हम और भी 2-3 फैंसी टर्म्स सुनते हैं। अक्सर मशीन लर्निंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा या डीप लर्निंग का, अक्सर ये रिपीट होता रहता है पोस्ट वगैरह जो आती हैं, तो जहन में ये चीज़। और हाँ, एक चीज़ ये है, डाटा का बहुत जिक्र आता है बीच में और अक्सर डाटा साइंटिस्ट भी घुसे हुए होते हैं, तो अक्सर ये एम्बिग्विटी दिमाग में आती है और मेरे अपने भी लाइक मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट करता था कि ये कैसे आपस में जो है मिल रहे हैं आपस में सारे के साथ। तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक बहुत ब्रॉड फील्ड है।
इसमें बहुत सारा कुछ आता है। अब आपकी कोई भी मशीन इंटेलिजेंट हो सकती है, लेकिन अभी हम जिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, जैसे मोस्टली हम रोबोट्स की बात करते हैं, बहुत एडवांस रोबोट जैसे सोफिया है, और बहुत सारे ऐसे रोबोट्स अब आ गए हैं मार्केट में, जो कि अभी हम जिनकी बात करें वो किस चीज़ पे, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट दे बिलोंग टू अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ मशीन लर्निंग। इट इज़ बेसिकली अ सबसेट। तो आप जब भी मशीन लर्निंग का नाम सुने तो आपको पता चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारी की सारी मशीन लर्निंग नहीं है, बल्कि मशीन लर्निंग इसका एक सबसेट है, एक पार्ट है जिसमें आता है, और उसके भी बाद उसका एक पोर्शन है जो डीप लर्निंग। अब ये डिफरेंस किस तरह से है इसके अंदर? मशीन लर्निंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपकी कोई भी मशीन है जिसको आपने रूल दिए और वो इंटेलिजेंट आपने बना दी, ठीक है, चैट बोट हो गया, समथिंग लाइक दैट। मशीन लर्निंग में आपके एवरीवन मस्ट बी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम्स। आपके सारे वो स्मार्ट एल्गोरिथम्स आते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है उससे वो लर्न करते हैं। वो सारे के सारे एल्गोरिथम्स आपके मशीन लर्निंग की कैटेगरी में आते हैं। और डीप लर्निंग हमारी वो टेक्निक्स हैं जिनमें हम उन एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं और वहाँ से अपनी मर्ज़ी की जो है इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप कि आई हैव मेड दिस डिफरेंस क्लियर। अब हमारे पास अब इसमें डाटा साइंस का क्या रोल है? तो आई मस्ट से कि डाटा इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ मशीन लर्निंग। अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में किया था कि अगर 60-70 ईयर्स पहले हमारे पास थ्योरी थी, हमारे पास हर चीज़ थी, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? उसकी एक बहुत बड़ी वजह एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा फास्ट मशीन्स नहीं थी, और दूसरा हमारे पास डाटा नहीं था। आपकी मशीन को लर्न करने के लिए, उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए उसको सिखाना पड़ता है, जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं। तो वो कहाँ से सीखती है? वो सीखती है डाटा से। और करंट एज में हमारे पास डाटा एनॉर्मस क्वांटिटीज़ में हर सोर्स से जनरेट हो रहा है। आप फेसबुक का डाटा लगा लें, गूगल का डाटा लगा लें, गूगल किस पे आपको सारी रिकमेंडेशंस देता है, दैट दे आर गैदरिंग योर डेटा। तो डेटा इज़ द वेल्थ इन करंट एरा। तो वो सारा का सारा डाटा जो है डीप लर्निंग के, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं, दे आर डाटा हंग्री, ठीक है। उनको जितना डाटा आप देंगे तो वो उतने ज़्यादा जो है बेसिकली इसमें हम मॉडल का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को एक मॉडल बनाया जाता है जो कि जिसको सिखाया जाता है एक बच्चे की तरह, ठीक है, और उसके बाद वो मॉडल खुद डिसीजंस करने लगता है। फिर इट्स सब कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ स्टफ। बट इसमें डाटा साइंस का ये रोल है। डाटा साइंस बहुत सारे लोग एक एम्बिग्विटी होती है कि डाटा साइंस भी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट ओवरलैप्स द फील्ड ऑन सम एरियाज। और डाटा आपका, जिसमें डाटा की विजुअलाइजेशन, क्लीनिंग, हर चीज़ वो आ जाती है, वो सारी इस तरह से जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आगे चलिएगा। अच्छा, एग्जांपल्स की हमने बात की थी, तो हम देखते हैं कि अब रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं हमारी। पहले एग्जांपल मैं देना चाहूँगी इसमें फेस रिकग्निशन की। हर कोई फेमिलियर होगा, आप सबके फ़ोन में फीचर है फेस रिकग्निशन। आखिर वो आपको कैसे रिकग्नाइज करता है? सो मशीन लर्निंग इज बेसिकली वर्किंग बिहाइंड इट। मशीन लर्निंग इस तरह से इसमें काम कर रही है। फेस रिकग्निशन में डेफिनेटली वो आपका फेस रिकॉर्ड कर लेता है या जो भी उसके फीचर्स निकाल लेता है, जिस तरह से। कैसे? अब हम जब इसकी बात करते हैं कि एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, तो हम फेस रिकग्निशन की अगर एग्जांपल लें, तो आपकी मशीन को एक डाटा दिया जाता है जिसके साथ लेबल्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं? जब एक छोटा बच्चा होता है तो आप उसने सेब कभी नहीं खाया, आप उसको सेब दिखाते हैं और कहते हैं ये सेब है बेटा, ये उसको केला, अगली दफ़ा वो खुद पहचानने लगता है ये सेब है या केला है। सेम इज़ द केस विद द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। वो आप उसको एक लेबल दे देते हैं, ये सेब है और ये केला है, उसके बाद वो कहेगा मामा मुझे सेब दे दे, मुझे केला दे। इन द सिमिलर वे इट वर्क्स लाइक द फेस रिकग्निशन इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स में से सबसे पहला एल्गोरिथम है जिसको हमने एक्सप्लेन किया, ये जिसमें मशीन को बताया जाता है और वो उसके बाद अकॉर्डिंगली, और तो नहीं हो रहे सब लोग, उसके बाद अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी बेस पे प्रेडिक्शन करना शुरू हो जाती है। ये प्रेडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, इसमें एक्यूरेसी का और एरर का भी चांस होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, पीछे कीजिएगा ईशा। सेकेंड एग्जाम्पल है कस्टमर सेगमेंटेशन की। मार्केटिंग वाले लोग हैं, किसी को कस्टमर सेगमेंटेशन का आइडिया है यहाँ पे? जी प्लीज।
जी बिल्कुल ऐसा आपने सही बताया। कस्टमर सेगमेंटेशन बेसिकली आपने देखा होगा आइडिया कि हमें रिकमेंड किया जाता है। अक्सर हम जिन वेबसाइट्स पे जा रहे होते हैं या जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं हमें वैसे ही ऐड आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसी तरह के इंटरेस्ट हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो वो बेसिकली कस्टमर सेगमेंटेशन है, जिसमें मार्केटिंग वाले लोग जो है वो कस्टमर्स को डिवाइड करके इसको हमने यहाँ टारगेट कर लिया। तो वो सारा काम जब आप एआई या मशीन लर्निंग के थ्रू करते हैं तो इट बेसिकली फॉल्स अंडर कस्टमर सेगमेंटेशन। और जो एल्गोरिथम इसके पीछे काम करता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम। अब ये पहले वाले से डिफरेंट कैसे है? पहले वाले में हमने क्या कहा था, हम क्या देते, लेबल्स, लेकिन अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास कोई लेबल्स नहीं होते बिकॉज हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा होता है। हम सिस्टम एल्गोरिथम को कहते हैं तुम खुद ही इसको देखो, खुद ही पैटर्न्स निकालो, क्लासेस बनाओ, क्लासिफिकेशन करो और बताओ। वो फिर खुद जो है उसमें से पैटर्न निकालना शुरू हो जाता है। ओके सॉरी। अच्छा, लास्ट वन भी मैं एग्जांपल दूंगी अल्फागो की। किसी को आइडिया है अल्फागो का? अल्फागो वो पहली गेम थी एक्चुअली जो गूगल ने, इट्स बेसिकली अ चाइनीज गेम जिसने ह्यूमन को बीट किया था पहले, और एआई बेस्ड गेम थी ये। आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसकी पूरी एक वेबसाइट है। तो इसने ह्यूमन, एक टाइम तक हम बिलीव करते थे कि ह्यूमंस को बीट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो पहली गेम थी जिसने बीट किया था ह्यूमन को, और वो बेस करती थी एआई पे। और एआई का जो एल्गोरिथम इसके पीछे काम करता था वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाता है। आप नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाएं ईशा। ये 3 टाइप्स हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में शॉर्टली आपको इतना बता देती हूँ कि ये बेस करती है, जैसे चेस का आपने सुना होगा, वो चेस खेलता है कंप्यूटर साथ में इंसान, और वो बीट भी कर चुका है इसमें। ये जैसे रिवॉर्ड सिस्टम पर बेस करता है। लाइक जैसे आप कोई बच्चा बैठा है या कैट बैठी है यहाँ पे, तो कैट ने अपनी स्टेट चेंज की, ठीक है, और उसको एक रिवॉर्ड मिला। तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल इसी तरह से जो है ना बिहेव कर रही होती है कि आप उसको रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है, उसको रिवॉर्ड देते हैं, वो तो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। तो बैकएंड पे जैसे कंप्यूटर आपके साथ खेल रहा होता है, सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये तीसरी टाइप का एल्गोरिथम है जो कि हम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग हो गया, एक टाइप और भी है लेकिन जो होंगी वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों। नेक्स्ट पे जाइएगा। अब हम वापस इसमें से बाहर आ जाते हैं टेक्निकल चीज़ से, और एक सवाल है कि ये एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रही है। आपका क्या ख्याल है, ऐसा हो रहा है? एप्लीकेशंस में घुस रही है एआई? बिल्कुल बढ़ रही है, और इसकी एक वजह क्या है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। मूर्स लॉ का पता होगा काफ़ी लोगों को, आइडिया है? बहुत पहले एक साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा आपके डिवाइसेस छोटे और उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये आपने शायद कहीं पढ़ा हो किसी चीज़ के अंदर। तो वो लॉ जो है, वैसे तो खैर वो पुराना हो गया, लेकिन वो बिल्कुल सही, क्योंकि आपने देखा कंप्यूटर्स का इनिशियली साइज़ कितना था और वो बढ़ के अब कंप्यूटर जितना फास्ट हो गया उसका साइज़ उतना छोटा हो गया। तो आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, और जो कुछ हमें एआई के लिए चाहिए वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, वो डाटा भी हमारे पास है। सो आप इसको हर जगह पे देखें। नेक्स्ट चाहिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो इंटरेस्टिंग है कि ये ह्यूमन से स्मार्टर हो जाएगी इसके अंदर, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि कभी स्मार्टर होगी? कोई ख्याल नहीं। इलॉन मस्क को सब लोग जानते हैं, वैसे उसका ये कहना है कि ये 20s में कहीं 2025 या समथिंग लाइक दैट में ये बीट कर जाएगी, बट इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड सम रिसर्चर्स आर अगेंस्ट इट एंड सम गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इट। सो इट माइट बी पॉसिबल कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ रही है हो सकता है कि बीट कर जाए, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट डूइंग इट। तो नेक्स्ट कीजिएगा। मीम्स आर नेवर आउट ऑफ फैशन। तो एआई ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ टाइम पहले लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि लाइक टर्मिनेटर किसी ने देखी हो कि एआई लोगों को मार देगी, ये हो जाएगा, लेकिन आपने इतनी गंदी एआई बनाई है कि वो जो किसी भी ब्लैक मैन को ओबामा जो है डिटेक्ट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, ऑन द अदर लेवल ऐसा भी हो सकता है कि इतनी एक्यूरेट हो सकती है, अगर इसको गौर से समझे जो समझ जाए वो मुझे बताए इसमें क्या है। गोस्ट है पीछे वो गोस्ट को भी डिटेक्ट कर रही है पीछे, तो ऐसा भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। और एंड पे जाइएगा। लास्ट चीज़ है कि थ्रेट है या ब्लेसिंग है। तो ऑन अ सीरियस नोट ये कुछ भी हो सकती है। जैसे दुनिया में हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू है, तो कुछ चीज़ों में आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे हमारा मुल्क तो खैर इस तरह की चीज़ों में कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन आपकी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए
जापान इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ऐसे रोबोट्स बनाए जा चुके हैं जो कि कॉस्मोस को ट्रैवल करेंगे फ्यूचर में, स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट। इसके अलावा डीप सी की एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, जहाँ पे इंसानी जान को खतरा है वहाँ पे इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, यू कैन यूज़ इट ओवर देयर। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जैसे हर चीज़ के फ़ायदे के साथ नुकसान है। तो ऑटोनोमस वेपन्स का आपको शायद आइडिया होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ इस पर काम कर रही हैं कि वो ऐसे हथियार बनाएं जो AI बेस्ड हों और वो इंसानियत की तबाही का बायस बने। और जो आपकी कार्स होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के साथ एक बहुत बड़ा थ्रेट एसोसिएटेड है। किसी ने अगर पढ़ा हो इसके बारे में, किसी ने FIP वगैरह बनाया हो कुछ, आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार जिस दिन भी जो है फुली फंक्शनल हो गई है बहुत, साथ ही आपके हैकर्स की एक कम्युनिटी एक्टिवेट हो जाएगी जो उसको अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगी, उसको हैक करने की कोशिश करेगी। तो सो बैड एंड गुड आर एसोसिएटेड। और लास्ट पॉइंट ये है कि वो जो हमारी मिथ है, लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारी मिथ है, वो जो टर्मिनेटर, जो मेरी खुद बड़ी फेवरेट रही है कि हाफ ह्यूमन और हाफ रोबोट, तो वो जो एक मिथ है जो हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाई जाती है कि सब कुछ टेक ओवर कर लेगी और आप लोगों को मार देगी, दैट इज़ वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम दैट। वो हमारे पास दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। AGI आती है, वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका सिस्टम इतना ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाता है और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है कि वो इंसान की तरह सारे एनवायरनमेंट से चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू हो जाता है। हम जो AI बना रहे हैं अभी वो उस लेवल पे नहीं है, वो क्योंकि किसी स्पेसिफिक डोमेन में अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकती है। आपका रोबोट, चैटबॉट किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में काम कर सकते हैं, हर चीज़ को वो इंसान की तरह परसीव नहीं कर सकते। तो कम अज़ कम इस सदी में तो रिसर्च इसके बकौल ये मुमकिन नहीं है, मे भी आगे हो सकता है। तो एक अच्छी चीज़ है ये भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अपने तौर पे हम पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट में मैसेज मेरा यही है कि बेशक आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, पैसे वो कर रहे हैं, तो फिर भी एक ये है कि आजकल की दुनिया में जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, जिस तरह से बाकी कौमें आगे बढ़ी हैं, तो मेरा ख्याल में लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑल ऑफ अस। कुछ ना कुछ जो पढ़ते रहें तो ये आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। ऐसा नहीं है कि अब आपकी जॉब होगी तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ये आपको हमेशा फ्रेश रखेगी, यंग रखेगी और आपको फाइनेंशियल और मे भी किसी भी किस्म का फ़ायदा दे सकती है। तो मेरे पास ये टॉपिक था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो सुनना चाहे। तो थैंक यू सो मच।